रिपोर्टर बाइक वाली आज पहुंची है उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण के सबसे हॉट सीट करहल। और ये न सिर्फ तीसरे चरण बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो इस सीट पर, क्योंकि यहाँ से सपा अध्यक्ष होंगे दावेदार, जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार हैं। अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं पहली बार विधानसभा का करहल से, और उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा है आगरा से अपने सांसद बघेल समाज के बड़े नेता और केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को। एसपी सिंह बघेल आखिर इस चुनौती को कैसे पार पाएंगे, क्या चक्रव्यूह बना पाएंगे अखिलेश को यहां फंसाने और हराने के लिए, ये हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अब जनता यही जानना चाहती है कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार को टक्कर दे रहे हैं, तो आपका जो यहाँ से चक्रव्यूह होगा वो क्या होगा? निश्चित तौर से मैंने आपको कहा कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों से मिल रहे हैं, और दूसरा आप देख रहे हैं ये जनता नारे लगा रही है कि अश्वमेध का घोड़ा है मोदी जी ने छोड़ा है। तो इसका मतलब है कि हमको इस लायक समझा गया है, ये भाजपा सपा की कोई नूरा कुश्ती थोड़ी है कि कमजोर प्रत्याशी को उतार दिया है। रामगोपाल जी ने कहा कि एसपी सिंह बघेल बेचारे को बलि का बकरा बना दिया। अरे शेरों की कोई बलि होती है क्या? मैं उन चंद भाग्यशाली लोगों में से हूं जिनको हमारे हाईकमान ने चुना। तो हम राज्य सरकार की योजनाएं, इनकी गुंडागर्दी का लोगों को स्मृति दिलाते हुए और अपने लाभार्थियों से मिलते हुए, मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट करते हुए, करहल के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए और एक बार इस इलाके को भयमुक्त देने की वचनबद्ध रहते हुए और हम चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के सामने आप उन्हें टक्कर दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है ये? कोई चुनौती इसलिए नहीं है कि अखिलेश यादव जी के परिवार के 3 लोग इस समय चुनाव हारे हुए हैं। उनकी पत्नी डिंपल यादव हमेशा किले में चुनाव लड़ने गई और किले में हारी है। आपने अभी पहले रायबरेली और मेठी का उदाहरण दिया, वो नहीं, आप सिर्फ ही पर आइएगा कि डिंपल यादव फिरोजाबाद के साथ साथ कन्नौज से हारी है जो उनका गढ़ है। क्यों नहीं पत्रकार ये बताते हैं कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव हारे हैं जो उनका गढ़ था, अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव हारे हैं जो उनका गढ़ था, डिंपल कन्नौज और फिरोजाबाद 2-2 बार हार का स्वाद चख चुकी हैं। तो इन गढ़ों की बात करो ना, तो फिर करहल अभी आप गढ़ कह रही हैं। जब आप लोग आए थे डिंपल यादव के चुनाव में, तो जब हम लोग कहते थे गढ़ गिरा देंगे, आप लोग मुस्कुराते थे। जब बदायूं में पूछा जाता था संघमित्रा को गढ़ गिरा दोगे, तो आप लोग मुस्कुराते थे। गढ़ गिरा ना। और जब डिंपल को कन्नौज में एक तरफ तो सफेई परिवार की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा ये थी कि वो निर्विरोध सांसद होंगे, और उसी कन्नौज की महान जनता ने उनको हराया है। ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। चलिए, ये तमाम नाम आप गिना रहे हैं, डेफिनेटली एग्जांपल्स हैं। आप तो खुद बताते हैं कि इंदिरा गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक अपना गढ़ हार चुकी हैं, राहुल गांधी भी। सेफई पे आ जाओ जी। तो सेफई के 2019 में डिंपल, अक्षय और धर्मेंद्र हार चुके हैं, और डिंपल जी 2009 में भी हार चुकी है। अभी ये क्वेश्चन ज्यादा इसलिए हो जाता है कि करहल हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव से आपका टक्कर है। धर्मेंद्र, अक्षय और डिंपल जी ने भी बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज को हॉट सीट बना दिया था, और वो हॉट सीट हारे। इसलिए जमहूरियत में कोई किलावला नहीं होता है। वोट की चोट से अच्छे अच्छे नेता हारे। 2 नाम आपने ले दिए, इंदिरा गांधी का और राहुल गांधी का और ममता बनर्जी का। आगरा के सांसद के तौर पर, बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर, बघेल समाज के नेता के तौर पर हम आपको जान रहे थे। अब अचानक आप उन्हीं के गढ़ में उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं, यहाँ से उनके दावेदार बन गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जो सेफी परिवार से चौथा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी से लड़ा, वो हारते हारते बजे थे अगर कल्याण सिंह जी का गठबंधन नहीं होता। डिंपल यादव और मेरे में केवल 11,000 वोटों का फर्क है, और डिंपल की हार का कारण मैं हूँ, राज बब्बर नहीं है। तीसरा, अक्षय यादव ने जब सब पोलिंग डंप कर ली थी अपनी सरकार में, तब मैं वो हारा, और अब मैं चौथी बार इनसे लड़ रहा हूँ। बलराम सिंह यादव लड़ते थे, बाद में सरेंडर कर गए। बाबू दर्शन सिंह यादव इनसे लड़े, बाद में सरेंडर हो गए। तो सेफई वालों का ये मिजाज है कि प्यार से आओ, नहीं तो डंडे से ज्वाइन कराते हैं। मेरे पे डंडा उनका नहीं चल पाया, और आप जो कहते हैं उनके साथ हम थे, उनका पुलिस छोड़े हुए मुझे 29वां साल चल रहा है। मैं आगरा कॉलेज आगरा में मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। तो कहने का मतलब है, और समाजवादी पार्टी को 2008 में जब छोड़ दिया था, उसके बाद मैं 3 सदनों का सदस्य रह चुका हूँ। राज्यसभा का MP,
टूंडला से एमएलए, योगी जी की सरकार में मंत्री और आगरा से एमपी और मोदी जी की सरकार में मंत्री। तो सैफई वाले कहते हैं कि जिसको वो जो उनको छोड़ के जाता है उसको जमीन में गाड़ देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इस मुलायम सिंह यादव जी ने जो टिकट काटकर जमीन में गाड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने आसमान पर पहुंचा दिया। ये किसका फैसला था कि अखिलेश के खिलाफ एसपी बघेल को उतारा जाएगा? निश्चित तौर से 403 सीटों में से ये उनमें से कोई एक सीट नहीं है। ये निश्चित तौर से एक अगर उनके हिसाब से हॉट सीट थी तो ये निर्णय स्वाभाविक है कि देश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने लिया है। आपको इस बात का इल्म था कि आपको यहाँ से कैंडिडेट बना दिया जाएगा? नहीं, मुझे ये नहीं था, लेकिन मैं कई बार ये सोचता था कि आखिर कौन वो शख्स होगा जो अखिलेश जी से चुनाव लड़ेगा। तो वो कई बार लगता था कि कहीं मुझे ही ना लड़ाया जाए। तो मानसिक रूप से तैयार मैं हमेशा रहता हूँ। अच्छा, हम आपको आगरा के सांसद के तौर पर जान रहे हैं, लेकिन आपका इटावा से कनेक्शन है। हाँ, मैं रहने वाला आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इटावा। आप ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर जाति फैक्टर चल जाता है, लोग मुद्दे भूल जाते हैं, तो फिर सपा के लिए रास्ता बड़ा आसान है यहाँ से? इसीलिए तो सपा के लिए रास्ता जो है कठिन हो जाएगा, क्योंकि जो आपने अभी 1.5 लाख कहा है, यहाँ 3,70,000 वोट है। अगर वो 35-30% की बात करते हैं तो उनको गणित में ये आना चाहिए 70% ज्यादा होता है। तो आप लोग यहाँ ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, जाटव, शाक्त, बघेल की बात करते हैं। मैं यहाँ प्रजापति की भी बात करता हूँ, विश्वकर्मा की भी बात करता हूँ, लोहार की भी बात करता हूँ, सोनार की भी बात करता हूँ, दर्जी की भी बात करता हूँ, भुर्जी की भी बात करता हूँ, तेली की भी बात करता हूँ, तमोली की बात करता हूँ, कढ़ेरे की बात करता हूँ, ठठेरे की बात करता हूँ। ये मैं उनका फेस हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों का फेस हूँ। तो हमारे जाटों भी समाज हैं, वाल्मीकि भी हैं, कोरी समाज के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी हैं, बड़ी संख्या में कठेरिया समाज के लोग हैं, खटीक सिख समाज के लोग हैं, अहरिया, बहरिया, सक्सेना, दर्जी, भुर्जी, ये सब लोगों को इकट्ठा करके हम इस चुनाव में जीतने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप बात सबकी कर रहे हैं बघेल जी, लेकिन जब मैं फेस हूँ। हाँ, मैं 6 बार से इन्हीं लोगों का चेहरा बन के यूपी की राजनीति में उभर के आया हूं। ओबीसी समाज के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ से रहे हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन अभी आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि जब आप चुनाव प्रचार के लिए उतरते हैं तो बघेल शाह के बस्तियों में जाते हैं और यादव बस्तियों को अपने आप छोड़ देते हैं। नहीं, यादव बस्तियों में जाते हैं तभी तो हमले हो रहे हैं। आपने देखा ना, कल कुम्हेरी गांव में परसों मेरे पर हमला हुआ, कल गढ़िया चौराहे पर मेरे ऊपर हमला हुआ। तो जा रहे हैं तभी तो है। मैं भी उनसे कह रहा हूं कि अगर मैंने अपनी माँ का दूध पिया है तो तुम्हारे गांव में घुसूंगा, और तुमने पिया तो रोक के बताओ, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोट मांगने का अधिकार सबको है। बिल्कुल, अगर आप इन बस्तियों में जा रहे हैं, आप पर हमले हो रहे हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? ये जनता का आक्रोश है या ये चुनावी साजिश है? आक्रोश तो तब होता जब मैं यहाँ से 6 बार होता, विकास नहीं करता। आक्रोश होता तो सिटिंग के साथ होता है। आक्रोश नहीं है, ये फोबिया है, ये डर है, और इन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि ऐसा करके वो सहानुभूति खो रहे हैं। तो इसका फायदा आप ही को चुनाव में मिलेगा। आप अच्छा बार बार ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने खुद करहल से आपका रास्ता बड़ा आसान कर दिया है। आसान इसलिए कर दिया है कि उस विधानसभा को उन्होंने चुना है जहाँ के उनके कुटुंब के लोगों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। यहाँ पर जब अखिलेश की सरकार में बच्चा स्कूल से घर नहीं आ जाता था, माँ चिंता करती थी पकड़ तो नहीं हो गई। रात में किसान पानी में खेत नहीं लगाता था, अपहरण होता था, और यहाँ पर भैंसें चुराई जाती थी, लूटी जाती थी, जो कट्टी खाने में काट दी जाती थी। यहाँ लड़कियों के कान का कुंडल सुरक्षित नहीं होता था, प्लॉट, दुकान, मकान सुरक्षित नहीं होता था। इसी का सबका बदला लेने के लिए लोग हमको वोट डाल रहे हैं। अच्छा, ये चलिए तमाम मुद्दे आप गिना रहे हैं, और जब हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जनता खुद इस बात से इटावा में भी, मैनपुरी में भी, करहल में ये मान रहे हैं कि 5 साल में सुशासन देखने को मिला है और लॉ एंड ऑर्डर निश्चित तौर पर बेहतर हुआ है, लड़कियां सेफ महसूस करती हैं। लेकिन क्या ये अकेला एक मुद्दा बीजेपी की नैया पार कराने के लिए काफी रहेगा? नहीं, ये अकेला मुद्दा नहीं है। हम जो आपने कहा कि वो लोग 30% हैं, उसमें भी 30% में हमारे लाभार्थी हैं। 12 रुपए के बीमा वाले, 330 का बीमा वाले, प्रधानमंत्री जी के आवास वाले, प्रधानमंत्री जी के शौचालय वाले, और प्रधानमंत्री जी ने जो 18 महीने से गरीब लोगों को गेहूं और चावल 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति यूनिट दे रहे हैं, उसकी वजह से। और अगर आप ये जो कार जा रही है, इतनी जमीन भी किसी के खतौनी में है, तो माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 2-2 हजार की 10वीं किस्त उनके खाते में आ चुकी है।
विधवा पेंशन दुगनी हो गई है, विकलांग पेंशन दुगनी हो गई है, वृद्धावस्था पेंशन दुगनी हो गई है। चलिए, तो आज भी हम ये देख पा रहे हैं कि जब हम करहल की सड़कों पर आगे जा रहे हैं तो जनता है जो एसपी बघेल को दूर से ही पहचान रही है, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये प्यार आपको वोट में कितना मिल पाएगा, तब्दील हो पाएगा? प्यार हमेशा है ना वोट में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ये वोट। ये मुस्कुराने के लिए बाध्य नहीं है, जो दिल में होता है वो चेहरे पर आ जाता है, क्योंकि ये लोग डिप्लोमेटिक नहीं है। चलिए, इससे पहले हम 35% जिस वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि उसी वोट बैंक को आपकी सरकार की नीतियों का फायदा भी हुआ है, लेकिन वही वोट बैंक है जिसके पास घर चलाने को पैसे नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है और सबसे ज्यादा युवा मारा मारा फिर रहा है। देखिए, आजादी के बाद अगर आप मेरे से ये पूछेंगी कि 70 साल में कौन सा एक बड़ा काम बताओ, तो मैं ये कहूंगा केंद्र सरकार में मोदी जी ने नॉन गेस्टेड नौकरियों के इंटरव्यू खत्म करना और राज्य सरकार में योगी जी ने नॉन गेस्टेड सभी नौकरियों के इंटरव्यू समाप्त करना। अब आप मेरे से पूछो कि इंटरव्यू खत्म करने का क्या महत्व है। हमारी पीढ़ी अपने सर्टिफिकेटों को मढ़वा के रखती थी, रोजगार कार्यालय के चक्कर काटती थी और इसके बाद फार्म भरती थी, लिखित परीक्षा पास करती थी, बाप पर नोट नहीं होते थे और बरादरी पर बड़ा नेता नहीं होता था, इसलिए मुख्यमंत्री की सूची में नाम शामिल नहीं होता था। इंटरव्यू लेने के लिए नहीं होते थे, अखिलेश के समय इंटरव्यू निकालने के लिए होते थे। जिसको लेना है उससे आगरा की स्पेलिंग पूछी जाती है, जिसको नहीं लेना है उसको चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछी जाती है। चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि मुख्यमंत्री की सूची आती थी। आज योगी जी ने और मोदी जी ने नौकरियों के चेयरमैन के हाथ काट दिए हैं। OMR सीट से एग्जाम होगी, सही क्वेश्चन पूरे नंबर, गलत आंसर 0 नंबर। चलिए, तो इस इलाके को जो कि ये माना जाता था कि यादवों का गढ़ है, अखिलेश यादव का गढ़ है, यहाँ एसपी बघेल का स्वागत किस तरह से हो रहा है और जनता के बीच कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये हम देखेंगे खुद उनके साथ उनके मैदान में उतरकर। बहुत अच्छी जीत है कि मोदी जी ने शहर भेजे हैं और एसपी सिंह बघेल यहाँ से बहुत अच्छी जीत करेंगे। सारी जातें जितनी भी हैं, छोटी जातें सारी भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिता रही हैं और यहाँ से एसपी सिंह बघेल यहाँ से बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। क्या वजह है कि अखिलेश यहाँ से आपको लग रहा है हारेंगे? वजह यही है, मतलब यहाँ पे यहाँ का गुंडा राज है, यहाँ पे आदमी को सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम को निकल गया तो शाम को बड़ा मुश्किल है, पता नहीं सुरक्षित आएगा कि नहीं आएगा, गुंडागर्दी ज्यादा है इसलिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, बघेल साहब उनको हरा पाएंगे? हाँ जी, हरा देंगे यहाँ से। हाँ, और ये जो माना जाता है कि यादवों का गढ़ है, किला है, उसका क्या होगा? गढ़ है तो वो यादव भी वोट दे रहा है यहाँ पे। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हमारे बघेल साहब धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धर्म की लड़ाई हमेशा जीत की तरफ जाती है और ये विजय की तरफ जाएंगे जो है। और हमारा पूरा समर्थन, हमारे पूरे विधानसभा का समर्थन बघेल जी के साथ है और बघेल जी इस किले को पूरा ध्वस्त करेंगे, ध्वस्ती नहीं करेंगे, बड़ा अच्छी तरीके से उन्हें सबक भी सिखाएंगे कि आने वाले समय में कैसे क्या होता है, क्या धर्म की लड़ाई होती है। लोगों को विश्वास है कि एसपी बघेल ये किला ध्वस्त करेंगे और अखिलेश यादव को हराएंगे। बहरहाल उनके चुनाव प्रचार का भी वक्त हो रहा है, उनके साथ साथ हम अपने बुलेट पर सवार होते हैं। तो रिपोर्टर बाइक वाली पहुंच चुकी है इटावा के राम मनोहर लोहिया पार्क और आज इटावा का समीकरण समझना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2017 में इटावा की ही बात करें तो यहाँ के 3 विधानसभा सीटों पर से एक पर यानी जसवंत नगर से सपा के प्रत्याशी जीते थे शिवपाल यादव और बाकी 2 पर बीजेपी की प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। 2022 में क्या सपा अपना किला बचा पाएगी, अपना ये गढ़ बचा पाएगी, समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे मुलायम सिंह यादव के भाई के बेटे और अखिलेश यादव के चचेरे भाई जिनके ऊपर इस वक्त पूरे इटावा के चुनाव प्रचार की यहाँ तक कि एक तरीके से कहें यहाँ की जो बागडोर है वो उनके ऊपर सौंपी गई है। तो आखिर इटावा में मुद्दे क्या होंगे, जनता का मूड क्या है, उनका मिजाज क्या है, बातचीत करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिषेक यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो चुनाव प्रचार से पहले थोड़ा वक्त निकालकर राम मनोहर लोहिया पार्क में पहुंचे हैं अभिषेक जी, ये बताइए कि इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, मुद्दे समझ रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, 2022 में इटावा का मूड क्या रहने वाला है? मुझे लगता है कि इस बार 2022 का जब चुनाव होगा, आने वाली 20 तारीख को इटावा की जनता जब वोट डालेगी तो पिछली बार जो गलतियां हो गई इटावा की जनता उसको नहीं दोहराएगी और जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो इस बार इटावा की तीनों सीट और बहुत बड़े अंतराल से इटावा से, जसवंत नगर से,
आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, इटावा से सर्वेश साक्षी और भरतना से राघवेंद्र गौतम जी बहुत बड़े अंतराल से जीतकर तीनों ही प्रत्याशी जाएंगे। क्या गलतियां हुई थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बार सपा चाहेगी कि हम इटावा में ना दोहराएं? देखिए, हम लोगों ने कोई गलतियां नहीं की। हम लोगों ने तो कोशिश किया था इटावा का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके। लेकिन जनता को ये लगा, मुझे लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी की सरकार अगर आ जाएगी तो उन्हें उम्मीद थी कि ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, ज़्यादा नौकरियां मिल जाएंगी, ज़्यादा विकास हो जाएगा, और वो उस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता खड़े नहीं उतर पाए। जिस तरह से पूरे पिछले 5 साल में इटावा का कहीं ना कहीं इटावा को साथ अपेक्षा की गई कि इटावा को अलग रखा गया विकास से, किसी भी तरह का पैसे नहीं दिए गए, धन नहीं दिए गए डेवलपमेंट के लिए, नौकरी के लिए, तो उससे आज इटावा के सारे लोग निराश हैं। आज सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हर वर्ग, किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहता है, समाजवादी पार्टी को जिताना चाहता है, क्योंकि उन्हें समाजवादी का पहले काम देखा है। इटावा में किस तरह से डेवलपमेंट, आज जिस पार्क में हम लोग हैं इसका भी डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो पिछले 5 साल के समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी, उसके बाद से लेके आज तक एक कोई ऐसा काम नहीं है जो इटावा में नहीं हुआ। माननीय योगी जी आए थे कई बार, वो समाजवादी पार्टी की सरकार के कामों का ही उद्घाटन करके चले गए। उन्होंने खुद का कोई ना काम किया है, ना कोई शिलान्यास किया इटावा में। चलिए, तो ये जो आरोप तमाम आप लगा रहे हैं कि लोगों को एक उम्मीद थी कि केंद्र में अगर बीजेपी है और अगर यहाँ राज्य में भी बीजेपी आ जाती है तो शायद जनता को ज्यादा फायदा होगा। आप ही से हम समझेंगे, यहाँ सपा का ये गढ़ है इटावा, और जितना लोगों को विश्वास था समाजवादी पार्टी सरकार पर, आपके परिवार पर, वो विश्वास कहीं ना कहीं 2017 में डगमगाया था। आपको लग रहा है कि अपना किला आप 2022 में इन मुद्दों के जरिए बचा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग बचा पाएंगे। ठीक है, लोगों कहीं न कहीं बहकावे में आ जाते हैं, झूठ में आ जाते हैं, लोग निकल जाते हैं, बैठ जाते हैं आप। हम लोग भी आपके साथ साथ, मेरी भी मॉर्निंग वॉक हो गई। बैठे। तो बीजेपी के नेता ने ये कहा कि इटावा में देखिए किस तरह 1980 के दशक से मुलायम यादव ने एंट्री की, उसके बाद एक एक कर परिवार के तमाम सदस्यों को उन्होंने यहाँ पर सीट दिलाई है, चुनाव लड़वाया। तो बीच में से कार्यकर्ता ने हाथ उठाकर कहा कि आप मत गिनाइए, नहीं तो सुबह से शाम हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में आना कोई बुरा काम नहीं है। अगर कोई जनता की सेवा करना चाहता है, जनता के काम करना चाहता है, तो वो आ सकता है। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि चलिए ठीक है, आप तमाम नाम गिना रहे हैं जो परिवार के बाहर के हैं, और जनता भी ये देख समझ रही है। अब इस समय क्योंकि चुनावी पारा बहुत गर्म हो रखा है, अखिलेश यादव ने पूरी जिम्मेदारी अपने छोटे भाई को सौंप रखी है। ऐसे में आप जब जनता के बीच अभी उतरेंगे और रोज उतर रहे हैं, तो किस मूड के साथ जाते हैं और वहां से क्या रेसिप्रोकेट होता है? देखिए, जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी जिम्मेदारी सभी समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर छोड़ रखी है, और इटावा के सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को, दोनों ही दल के लोग चुनाव लड़ा रहे हैं। और जिस हिसाब से सारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है और जो जनता का रिस्पांस आ रहा है, इटावा के हर वर्ग, हर क्षेत्र का वोट आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, जो भरोसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इटावा के कार्यकर्ताओं नेताओं पर जताया है और उन्होंने जो प्रत्याशी भेजे हैं, तो उनके भरोसे पर हम सारे लोग मिलकर खरा उतरेंगे और इटावा से तीनों के तीनों प्रत्याशी भारी अंतर से जीत कर जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभिषेक यादव, जिनका ये कहना है कि इटावा में इस बार तीनों सीटें हम जीतने वाले हैं। बहरहाल अखिलेश यादव दूसरी तरफ ये कहते हैं कि योगी सरकार में विकास नहीं सिर्फ विनाश हुआ है। बहरहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहाँ की जनता को वोट के दिन ये फैसला करना है कि कितना विकास, कितना विनाश हुआ, अपना वोट डालकर। रिपोर्टर बाइक वाली आज आपसे इजाजत लेती है, फिर मिलेंगे किसी और शहर में लोगों का मूड मिजाज समझते हुए। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।